हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक नया पाठ जिसका नाम है ऊष्मा। हालांकि इस पाठ को मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे इस पाठ के अंदर हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली। लेकिन क्योंकि अभी आपका रिवीजन टाइम है तो मैं आपके 10 से 15 मिनट लूँगा बस, और ये चैप्टर फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करें तो ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा को हम कैसे मापते हैं, किस प्रकार के थर्मोमीटर के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कराना है कि था क्या इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गर्मी और ठंडी से। आपको गर्मी और ठंडी क्या होती है, मतलब किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जनरली हम कहें तो इसको कभी परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन जब हमें किसी भी चीज़ का ठंडा या गर्म का एहसास होता है तब हम वहां पर ऊष्मा की बात करते हैं। अब कहता है कि कभी कभी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो भी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती है। जैसे हमारा हाथ, अगर हम अपने हाथ को गर्म पानी में डालकर उसे ठंडे पानी में डालें और ठंडे पानी में डालकर उसे नॉर्मल पानी में डालें, तो बेटा आप कह सकते हो कि ये अलग तरीके से व्यवहार करता है। जैसे यहाँ पर हमने एक क्रियाकलाप की थी बेटा, जिसमें हमने कहा कि ये नॉर्मल पानी था, ये हमारा जो था ठंडा पानी। अब मुझे नहीं पता इस डायग्राम में क्या था, लेकिन इसमें से एक ठंडा था, एक गर्म था, एक नॉर्मल था। मान लो ये ठंडा पानी था, कोल्ड था, और ये बेटा हॉट वाटर था। अब कहते हैं क्या कि अपना दायां हाथ आपको इसमें डालना है, ठीक है, दायां हाथ यानी कि कोल्ड वाटर में डालना है। इसके बाद इसको जो नॉर्मल पानी है यानी नॉर्मल वाटर, जैसे आप कहते हैं टैप वाटर, उसमें डालना है। नॉर्मल पानी में डालोगे तो आपको लगेगा यार नॉर्मल पानी तो गर्म है, गर्माहट महसूस होगी, लेकिन यार अभी तो वो क्या कर रहा था, अभी तो उसे ठंडा बता रहा था वो, ठीक है। लेकिन अभी क्या बता रहा है उसको, भैया ये तो गर्म है। गर्म नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रिय ने पहले उसका अनुमान लगाया था कि वो चीज़ ठंडी है, ये वाले ठंडी था, है ना। और ये वाला हाथ जो था वो गर्म महसूस करेगा। दोबारा उसी हाथ को डालना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गर्म पानी से हाथ डालकर ठंडे पानी में डालें या नॉर्मल पानी में भी डालें तो हमें ये एहसास होगा कि यार ये तो ठंडा है ना। तो इस तरीके से हम कह नहीं सकते कि किस चीज़ को ठंडा और गर्म कहें। इस चीज़ को मापने के लिए हमने नया एक कह सकते हो डिवाइस इन्वेंट किया, जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं, यानी तापमापी कहते हैं। मापी को अगर हम देखें तो तापमापी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम ताप को मापते हैं। ताप यानी कि कितनी वो चीज़ गर्म है, कितनी वो ठंडी है। देखो, एक तो नॉर्मल कहना है कि भैया चीज़ ठंडी है, गर्म है, लेकिन ये कहते हैं कि भैया ये बहुत ठंडी है, बहुत गर्म है, और ये कहते हैं कि यार 35 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब माप बता रहा हूँ मैं, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है ना। तो वो कह रहे हैं कि तापमान को मापने वाली इकाई को हम तापमापी कहते हैं, है ना, या फिर यंत्र को हम तापमापी कहते हैं। तापमापी हमारे पास दो प्रकार के हैं बेटा। पहला तापमापी डॉक्टरी थर्मोमीटर या तापमापी है। डॉक्टरी थर्मोमीटर वो होते हैं जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। हमारे शरीर का जो तापमान होता है बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। जब शरीर कमज़ोर होता है बेटा तो तापमान 35 तक चला जाता है, और शरीर में कोई बीमारी होती है तो ये बढ़कर 42 तक चला जाता है। इसीलिए थर्मोमीटर में जो मापक इकाई है बेटा उसकी सीमा दी गई है 35 से लेकर 42 तक। इससे ऊपर हमारा तापमान जा ही नहीं सकता शरीर का, अगर जाएगा तो बेटा हम निकल लेंगे फिर। तो इसीलिए तापमान की यही होती है। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में बात करें तब तो ये है, लेकिन अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कहें, अमूमन तौर पर आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहते हैं तुम्हें तो 100 बुखार है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या किसी को बुखार हो सकता है? इतने पर तो पानी उबल जाता है, पानी का उबलने वाला तापमान है ये। तो वो एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता बेटा, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें, फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें, तो इसका जो परिसर है वो 94 से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 94 से 94 से लेकर 108 तक होता है। नॉर्मल जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है, वो लगभग 98.6 रहता है। ये याद रखना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो स्केल है इसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इसके अंदर जो इस्तेमाल आने वाला धातु है वो मरकरी होता है, जिसको आप Hg से दर्शाते हैं। कौन सी धातु का प्रयोग होता है इसमें? मरकरी धातु का। ये जो आपको यहाँ पर काली काली सी लाइन दिखाई दे रही है, होपफुली आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ देखिए, इसके अंदर यहाँ पर 37 तक जो दिख रहा है आपको, ये जो काली काली सी लाइन दिखाई दे रही है बीच में, ये थर्मोमीटर में उपस्थित जो मरकरी होता है, जिसे आप पारा कहते हैं बेटा, पारा वो होता है। और पारा जो है बेटा गर्मी से फैलता है, इसीलिए थर्मोमीटर में पारा का इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि ये अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर गलती से हमारे शरीर के अंदर पारा चला गया बेटा तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए आजकल हम जो ये वाला थर्मोमीटर है पारे वाला, उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम डिजिटल वाले का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके घरों में भी इस्तेमाल होते हुए देखा होगा आपने, या फिर डॉक्टर आजकल वही इस्तेमाल करते हैं। वो डिजिटल होता है, उसमें रीडिंग आती है ना, तो वो वाला। किस किस ने देखा है थर्मोमीटर डिजिटल वाला, प्रयोग किसने किया है? ओके, अगर हम बात करें कि जो ये डिग्री सेल्सियस है इसकी सबसे न्यूनतम माप कितनी होती है, तो न्यूनतम माप बेटा उस पर निर्भर करता है कि उसमें छोटी इकाई कितनी इस्तेमाल में की गई है। तो कह रहा है जैसे कि 0.2 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो वही कह रहा है यहाँ पर न्यूनतम माप होते हैं। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे ज़्यादा हुआ तो बुखार कह देते हैं हम। समझ में आ रहा है? हमारा जो थर्मोमीटर होता है बेटा उसके अंदर किंक पाया जाता है। किंक, किंक क्या होता है आपने देखा होगा। अच्छा, थर्मोमीटर प्रयोग करने की विधि है, किस प्रकार से करेंगे ये भी शायद प्रश्न के तौर पर पूछा जाए आपसे। सबसे पहले तो थर्मोमीटर प्रयोग करने से पहले आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि थर्मोमीटर जो है वो साफ़ सुथरा हो। इसमें कोई जो है धोने वाला कोई भी पदार्थ होता है, जैसे आप एंटीसेप्टिक कहते हैं यानी प्रतिरोधी, उससे आप उसे धो ले, जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल किया होगा तो उसकी बीमारियां आप तक ना पहुंचे। साथ ही बेटा ये सुनिश्चित करें उसको हिला डुला के कि उसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ही हो। थर्मोमीटर पढ़ते समय कुछ ऐसे देखें जिससे कि आपको उसके अंदर की पतली तार जैसी जो संरचना है वो दिखाई दे। थर्मोमीटर का सावधानी से प्रयोग करें क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है पारा जो कि टूट सकता है और कांच का होता है बेटा ये। थर्मोमीटर का उपयोग करते समय बल्ब को नहीं पकड़ना है बेटा, पीछे की तरफ से पकड़ना है। बल्ब तो उस हिस्से में लगाना है जहां पर आपका तापमान मापा जाना है। ठीक है, अब आता है दूसरा प्रयोगशाला वाला थर्मोमीटर। प्रयोगशाला वाले थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो इसका जो परिसर होता है बेटा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें कोई भी किंक नहीं होता। सर आप बोल रहे हो किंक 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 होता क्या है? आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि थर्मोमीटर जो होता है ना उसमें आगे की तरफ छोटा सा एक उभार होता है, जिसे किंक कहते हैं। इसका मुख्य जो प्रयोग है वो ये है कि जब थर्मोमीटर में डॉक्टर तापमान देखता है और शरीर से बाहर लाता है और तब देख रहा होता है तो उस टाइम उसका जो तापमान है वो तो गिर जाएगा, लेकिन अपने आप ना गिरे इसलिए उसमें किंक होता है। वहीं पर जो प्रयोगशाला वाला थर्मोमीटर होता है बेटा इसके अंदर किंक नहीं प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको विभंग, इसे इंग्लिश में हम किंक कहते हैं, हिंदी में विभंग कहते हैं। इसका मुख्य काम यही होता है कि अगर डॉक्टर थोड़ा लेट चेक कर रहा है उसको तो ये पारा अपने आप नीचे ना गिरे, तापमान सही बताए, इसीलिए किंक होता है। लेकिन लैब वाले में ऐसा नहीं होता। उसके बाद आता है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होता है बेटा? हमेशा याद रखें ऊष्मा बेटा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की तरफ स्थानांतरित होती है। हालांकि इस चीज़ को जानने में बहुत लंबा टाइम लगा हमको, बहुत सारे थ्योरम्स है, बहुत सारी लॉ है बेटा जिनके बारे में आप भविष्य में सीखेंगे। लेकिन ये याद रखना कि हमेशा गर्म चीज़ों से ही ठंडी चीज़ की तरफ ऊष्मा स्थानांतरित होती है। अब इस चीज़ के ऊपर एक क्रियाकलाप किया कि इसने क्या किया है, यहाँ पर एक आयरन का स्केल लिया, लोहे का स्केल लिया बेटा, प्लास्टिक का नहीं लेना, पिघल जाएगा। उसके ऊपर बेटा मोमबत्ती के वैक्स से यानी मोम से यहाँ पर कुछ स्टेपलर की पिन लगाई इसने, है ना, और इधर से एक तरफ से गर्म करना शुरू किया। जैसे जैसे ये गर्म होगा तो इसका जो तापमान है वो ठंडे की तरफ भागना शुरू करेगा ऐसे, और जैसे जैसे गर्मी मिलेगी तो मोम पिघलेगा, और पिघलेगा तो बारी बारी ये गिरेगा। तो पहले ये गिरा, इसका मतलब तापमान यहाँ पहुँच गया, फिर ये गिरा तो समझ लो तापमान यहाँ पहुँच गया, ये गिरा तो फिर तापमान यहाँ पहुँच गया, फिर ये गिरा तापमान यहाँ पहुँच गया, और फिर ये गिरेगा तो तापमान वहाँ पहुँच गया। इस तरीके से तापमान जो है वो स्थानांतरित हो रहा है। यहाँ पर अब सवाल आता है कि चालक किसे कहते हैं, चालन क्या होता है? चालन वो विधि है जिसके द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है, और ये चालकों में होती है। चालक हमेशा धातुएं होती हैं। धातुएं बेटा ऊष्मा की अच्छी चालक है। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है बेटा? चालक है, ऊष्मा के चालक है। अब कुछ ऐसे चीजें भी हैं जो कुचालक होती हैं, जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करती हैं, जैसे लकड़ी। आपने देखा होगा आपके घर में तवा होगा, तवा के जो हैंडल होते हैं बेटा वो अजीब से प्लास्टिक का बना होता है, जिसे बेकेलाइट या मेलामाइट होता है, इस तरह के पदार्थ से बना होता है, और उसको आप देखोगे कि वो गर्म नहीं होता। जो कुकर है बेटा उसका हैंडल जो ब्लैक कलर का होता है उसको आप पकड़ो, कितना भी कुकर गर्म हो जाए लेकिन वो गर्म नहीं होता, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है। समझ में आ रहा है? वहीं पर अगर वो पूरा लोहे का होता या किसी और धातु का होता तो गर्म हो जाता है, तो वो ऊष्मा के सुचालक हुए। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमेशा जो चम्मच वगैरह है वो गर्म हो जाते हैं। इस चीज़ के क्रियाकलाप से भी आप इसे सीख सकते हैं। जैसे गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी के अंदर बेटा इन सभी पदार्थों को डालिए, उबले हुए पानी के अंदर। अब देखिए इसको छूकर थोड़ी देर बाद मतलब 5-7 मिनट बाद इसको ऊपर से छूइए, यहाँ से छूइए आप, और यहाँ पर जो लोहे वाली जो चम्मच है या स्टील वाली चम्मच है बेटा उसको जब आप छुएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी।
जबकि पेंसिल हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसके अंदर कोई भी गर्मी महसूस नहीं होगी क्योंकि ये ऊष्मा के रोधी हैं, ऊष्मा के कुचालक हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आता है बेटा आपके पास ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरे विधि से, जिसमें कण भागते हैं। आप देखेंगे जो ऊष्मा का सुचालक होता है उसमें कण नहीं भागते हैं, गर्मी भागती है और गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तरफ चलती है। लेकिन जब हम किसी ऐसे द्रव्य की बात करते हैं बेटा जिसमें द्रव्य हलचल दिखा सकते हैं, जैसे ये कह रहा है कि पानी लीजिए, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े को डालिए नीचे और उसको गर्म करना शुरू करो, आप देखोगे कि ऐसे ऐसे लहरें, ऐसे ऐसी वेव्स बननी शुरू होगी, इसमें से ऐसे ऐसी वेव्स बनेंगी। अब ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ऊष्मा का संचालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऊष्मा का संचालन हो रहा है बेटा वो संवहन है। संवहन की जो विधि है बेटा वो द्रव्यों में होती है, यानी गैस में या लिक्विड में, इनमें होती है बेटा। तो ये याद रखने वाली चीज है। उसके बाद तीसरा होता है जिसे हम विकिरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो वायु के द्वारा संवहन से हो रहा है। वायु के द्वारा संवहन, देखो आप मोमबत्ती लेते हो, यहाँ पर आपको गर्मी महसूस होती है, इधर गर्मी महसूस कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायु का जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है और वो अपनी गर्मी आपके हाथ में देती है और इसकी वजह से आपको गर्माहट महसूस होती है। अच्छा सर, बगल में भी हाथ रखते हैं तो भी हमें गर्माहट महसूस होती है, वो किस वजह से होती है? वो एक अन्य विधि द्वारा होती है जिसे हम कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं बेटा? विकिरण। विकिरण में बेटा कोई भी माध्यम गर्म नहीं होता, सीधा जहां पर गर्मी जानी है वो चीज गर्म होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो हमको मिलता है बेटा, उससे जो पृथ्वी का तापमान गर्म होता है, यानी पृथ्वी गर्म होती है, वो विकिरण के कारण होता है। विकिरण भी अपने आप में कह सकते हो चालन करने की एक विधि है। उसके बाद आता है समुद्र समीर और थल समीर। समुद्र समीर दिन के समय होता है बेटा, डे में होता है, और थल समीर जो है वो नाइट में होता है, रात के समय होता है। कोई आपसे पूछेगा ऐसा क्यों भाई, दिन में और रात में क्यों? देखो दिन के समय क्या होता है ना, पानी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है और जो रेत होती है बेटा बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, तो पानी की ऊपर की जो ठंडी हवाएं हैं वो गर्म हवाओं की जगह ले लेती है और जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाओं की जगह लेती है। तो क्योंकि ठंडी हवाएं किधर से चल रही हैं, किधर से चल रही हैं? समुद्र की तरफ से चल रही हैं, इसीलिए हम दिन के समय समुद्र समीर कहते हैं। रात में ठंडी हवाएं जो है बेटा वो रेत से जाती हैं, किधर की तरफ? समुद्र की तरफ। रेत से, समझ रहे हो, यानी कि राइट साइड, यहां से रेत से समुद्र की तरफ जाती हैं। अब इस वजह से यहां पर क्या होता है, ये थल समीर होता है। क्या होता है बेटा? थल समीर होता है। अब ये तो था समुद्र समीर और ये क्या था बेटा? हमारा थल समीर, ये याद रखना है, ठीक है। थल समीर दिन के समय होता है और रात के समय होता है। और समुद्र क्यों रात के समय क्यों होता है? कोई पूछे तो क्यों बताओ, क्या बताओगे? बताओ। रात में रेत बेटा जल्दी ठंडी हो जाती है, इसीलिए थल समीर रात के समय होता है। उसके बाद विकिरण क्या है? विकिरण क्या है? सूर्य से जो हमें ऊष्मा मिलती है वो एक अन्य प्रक्रम द्वारा मिलती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर आपने देखा संवहन, ऊपर आपने देखा चालन। चालन और संवहन में माध्यम की जरूरत होती है, विकिरण में माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये बात याद रखनी है बेटा। हीटर से जब आप हाथ सेकते हो तब भी आपको इसी विधि द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। उसके बाद आता है सर्दियों में और गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में बेटा हम अक्सर जो है डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, थोड़े गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गहरा रंग अच्छा कह सकते हो अवशोषक होता है, अच्छा ऊष्मा का कह सकते हो चालक होता है, काइंड ऑफ कह सकते हो। और जो हल्के रंग होते हैं बेटा वो ऊष्मा को दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आप ये समझ सकते हो। इसलिए गर्मियों के दिनों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों के दिनों में बेटा हम गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, सर्दियों में हम थोड़े ऊनी वस्त्र पहनते हैं जिनमें हवाएं फंस जाती हैं और हवा के फंसने से बेटा हमें गर्माहट महसूस होती है। वहीं पर गर्मियों के दिनों में हम जो है वो सूती वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र जो होते हैं बेटा वो हमारे पसीने को सोख लेती हैं और पसीने की वजह से जब वो भीग जाती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और बेटा ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बाकी पार्ट का रिवीजन बेटा पीछे दे रखा होता है, ये यहाँ पर आपने क्या सीखा इससे भी आप कर सकते हो। उम्मीद है कि ये पूरा पार्ट आपको 15 मिनट में समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।